राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपावली इस बार जबरदस्त अंदाज में मनाई गई। प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली वासियों ने जमकर पटाखे जलाए, जिसका आलम यह रहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हवा की गुणवत्ता की अगर बात करें तो 655 से भी अधिक पर हवा की गुणवत्ता का स्तर पहुंच गया है, जो कि वेरी पुअर है। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा पहुंच गई है। दिल्ली की आबो हवा में जहरीली जो हवा है वो घूम रही है और प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है। दिल्ली के विजय चौक पर मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीरों के माध्यम से मेरे कैमरा सहयोगी मनीष दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है। देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। धुंध की मोटी चादर दिल्ली पर समा गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से दीपावली से पहले भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर था, वो अब पटाखे जलाने के बाद कई ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, हवा जो दिल्ली की प्रदूषित हो गई है, जहरीली हो गई है, इसके बाद लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदूषण के बाद लोगों के आंखों में पानी आने और गले में खराश होने की शिकायत सामने आ रही है। इस प्रदूषण से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली से सटे इलाकों में, एनसीआर में खास तौर पर इस प्रदूषण का साफ तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने भी अंदेशा जताया है कि जिस प्रकार से दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाए गए और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, हवा जहरीली हो गई है, साफ तौर पर अंदेशा एकमात्र यही है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ सकता है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हालांकि दीपावली के बाद एकदम इसमें दोबारा से उछाल आया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन की जो क्वालिटी है वो बढ़ गई है। और पॉल्यूशन की वजह से आप देख सकते हैं कितनी भीषण धुंध छाई हुई है। इस वक्त हम नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही मीटरों की दूरी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंगें दिखाई नहीं दे रही हैं। और इधर भी आप देखिए, ये कुछ ही मीटर की दूरी पर जिस तरह से ये बिल्डिंगें हैं, ये बिल्डिंगें, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं। आप साफ देख सकते हैं कि जो पोल्यूशन की मात्रा है वो कितनी खराब हो चुकी है। यही नहीं, अगर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली की कई शहरों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्यूआई का जो लेवल है वो काफ़ी भीषण स्तर पर पहुँच चुका है। और अगर बात करें ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3, काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ एक्यूआई का लेवल है, बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ नोएडा का सेक्टर 62, दिल्ली के कई इलाके, हापुड़ का आनंद विहार और दिल्ली का आनंद विहार भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो दमे के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर लोग घर से ना निकलें, एहतियात बरतें, जिससे कि अगर निकलना है घर से तो मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि पॉल्यूशन की मात्रा जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, आने वाले कई दिन इसी तरह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को पॉल्यूशन की ये जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा कई मायने में अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब आधे घंटे तक बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई और पहाड़ के युवाओं और पहाड़ के पानी का जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य का महिमा मंडन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ में थे। उनके पूरे कार्यक्रम को लाइव कई मंदिरों में दिखाया गया, खासकर शिवालयों में। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी उनके कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हुआ। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में स्थापित भगवान केदारनाथ के दर्शन की अनुभूति शुक्रवार को लखनऊ के शिवालयों में हुई तो श्रद्धालुओं की कतार लग गई। बम भोले के जयकारे से गुंजायमान वातावरण के बीच शिवालयों के इस खास नज़ारे की आभा देखते ही बन रही थी। सुबह से ही हर कोई उस पल के इंतजार में था जब केदारनाथ धाम मंदिर के दर्शन देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यह पूरा कार्यक्रम पॉलिटिकली मैनेज था।
हमारे साथ है स्वतंत्र देव सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ पे हैं और यहाँ पर स्वतंत्र देव जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री को पूरे देश ने सुना और वो 5वां दौरा है। ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री को 5 बार वहाँ पर गए हैं। इस पर क्या कहना है? पूरे देश ने आज प्रधानमंत्री को सुना। देखिए, इस देश की परंपरा महान है और जितने संत ऋषियों महात्माओं ने इस देश और समाज के लिए काम किया है और समय समय पर अवतरित हुए हैं और जन्म लिया है, या यहाँ की प्रकृति के लिए, यहाँ के समुद्र और पहाड़ों के नदियों के लिए, यहाँ जन सामान्य के सम्मान के लिए, दिशा देने के लिए, उसी परंपरा को और उस परंपरा का प्रचार प्रसार, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रचार और ऐसे जो महापुरुषों ने किया है उनका सम्मान, ऐसे आद्य शंकराचार्य जी का आज जो मूर्ति की वहाँ अनावरण हुआ, स्थापना हुई। प्रोग्राम कह रही है कांग्रेस। कोई राजनीतिक नहीं है। हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कभी कभी देश और राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। कोरोना महामारी दलगत राजनीति के ऊपर है, धर्म दलगत राजनीति से ऊपर है। आज महंत दिव्यगिरी जी के मंदिर में न यहाँ भाजपा का झंडा है, न भाजपा का झंडा है, कुछ भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का सरदर्द बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने के बाद आरोप लगाया है कि सरकार ने 2 बार मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश की। मुख्तार से जेल में मिलने के आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि सरकार ने मुख्तार को 2 बार जेल में जहर देकर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अब वो एक दूसरे पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह से भी मिलने जा रहे हैं। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि वो अब ब्रजेश सिंह से भी मुलाकात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि उन्होंने ही बीजेपी की सरकार 2017 में बनवाई थी और 2022 में वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और इस बार उनकी जो खबरें सुर्खियां बनी है वो है उनका मुख्तार अंसारी से जाकर जेल में मिलना। ओम प्रकाश जी, आप गए मुख्तार से मिलने, क्या प्रयोजन था, क्यों मिलने गए थे? कि हमारा मुख्तार भाई से 19 साल का संबंध है राजनीतिक। 2012 में उनकी पार्टी हमारी पार्टी मिलके चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते, हम जो है 48,000 कुछ वोट पाके हार गए और वो चुनाव जीते और हम लोग साथ बराबर चलते हैं। पॉलिटिकल हमारा उनका संबंध है और ये बात बीजेपी जानती थी कि नहीं जानती थी? तब उसके बाद भी कि ओम प्रकाश का इतना घनिष्ठ संबंध है, उसके बाद भी बीजेपी ने हमसे समझौता किया, सरकार बनवाए। बीजेपी चिल्लाती थी कि नहीं, हमारे बदौलत ओम प्रकाश जीत गए हैं। आज बता रहा हूं कि ओम प्रकाश के बदौलत बीजेपी सत्ता से जा रही है। लेकिन इस बार आप अलायंस में हैं समाजवादी पार्टी के और मुख्तार अंसारी की छवि को लेकर के 20 तरह की बातें होती रहती हैं। अखिलेश यादव ने तो कहीं इस पर कोई आपत्ति नहीं की कि आप गए मिलने? नहीं, देखिए, हमारा अखिलेश जी से न कोई वार्ता है। हमारी उनकी मुलाकात 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में वही मुलाकात है। उसके बाद न उनसे मुलाकात हमारी है न बातचीत है। हम स्वतंत्र हैं, हम हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। हम लगावे लगे हैं तो कैसे जे देखी वो कही कि बेवकूफ़ है ये आदमी। देखिए, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें आपको तो घेर ही रहे हैं, साथ में समाजवादी पार्टी को भी लपेट रहे हैं। नहीं, तो ऐसा ना हो कि आपकी वजह से समाजवादी पार्टी में भी दिक्कत हो जाए उनको कोई। देखिए, ऐसा ना, दिक्कत बीजेपी को है। पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्तार का एक बड़ा प्रभाव है। वो जिस सीट पर, यही भारतीय जनता पार्टी, भाई 1.5 महीना बिल्कुल जाके माथा टेकना न का नेता हुई। फाटक नाम है, मोहम्मदाबाद का फाटक।
भाजपा वाले जाते हैं, कांग्रेस वाले जाते हैं, सारे दल के लोग जाके वहीं माथा टेकते हैं। जो टिकट ले लेला ना तो वो चिट्ठी लिखवावे जेल में आवे। हमरे समन्वय कितना जने चिट्ठी लिखवावत ना है, चिट्ठी लिखवा के ले जाकर फोटो स्टेट करा करा के बांटते हैं कि भैया चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई। तो चिट्ठी के नाम पर भी वोट लोग पा जाते हैं। ऐसा मुख्तार अंसारी है। आपने वहां से लौट करके कहा कि उनको जेल में जहर दे करके मारने की कोशिश की गई, क्या बात हुई थी, क्या है ये बात? दो बार मुख्तार को मारने की कवायद हुई, लेकिन दोनों बार सब फेल हो गए। तो कौन ये करवाना चाह रहा है? अरे अब सरकार करवाई कि और क्या कराई? हम कराई? हमारे तो खुदा मित्र हुए, हम तो उन्हें जेल से हमारे चले तो हम जमानत करा के बाहर निकलवा लिया। ये दोनों जने प्रचार करी। अभी आप बता रहे थे कि अब आप ब्रजेश सिंह से भी मिलने जा रहे हैं, तो ये क्या है? मुख्तार से भी संबंध, ब्रजेश सिंह से भी संबंध, मतलब क्या राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में जैसे नेता नेता से मिलता है ना, वैसे माफिया जगत में सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। यही विधानसभा ने देखा है, एक ही टेबल पर सारे लोग बैठ के वो भोजन करते हैं, एक ही टेबल पर। वो सब अभी खेल, अब आप लोग थोड़ा जासूसी करिए तो पता लगेगा। अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर पर भी योगी के मंत्रियों के द्वारा पूजन किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे, जो यहाँ पर जो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में जो है रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पूरे समाज को जोड़ने और समाज को लेकर चलने को लेकर जो भाजपा जनता पार्टी का जो दावा रहा है, उसको लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। सभी अलग अलग स्थानों पर लोग दर्शन, पूजन और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में जो है पूजन अर्चन किया जा रहा है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन में के लिए लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए उसमें शामिल होंगे। अभी क्षीरेश्वर देव महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर रुद्राभिषेक उत्तर प्रदेश के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में करीब 12 बार उनका नाम लिया, यानी 12 बार हरीश रावत का नाम लिया। हरीश रावत ने कहा कि उनके संबोधन से यानी उनके भाषण से ऐसा लग रहा था कि अमित शाह सीबीआई को आदेशित कर रहे हैं कि उन पर यानी हरीश रावत पर सीबीआई कोई ठोस कार्रवाई करे। हरीश रावत का ये आरोप कई मायने में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है। यानी कि अब वो राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बजाय मंत्रिमंडल विस्तार पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐतिहासिक जीत इसलिए कहा जाएगा कि राजस्थान में भाजपा को पहली बार किसी विधानसभा के उपचुनाव या चुनाव के रिजल्ट में तो चौथे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। यानी कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। यानी कि अब दिसंबर में जो सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल का जो है विस्तार कर सकते हैं। उससे पहले कुछ ही दिनों बाद जो है मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो कर सकते हैं। ऐसे में ये भी खबरें आ रही है कि जल्द ही सब कुछ फेरबदल के बजाय विस्तार होना, राजनीतिक नियुक्तियां होना, प्रदेश में बड़े स्तर पर जो फैसले करना ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है।